Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Smriti and on this channel I will teach class 9 science in a simple and easy to understand way. Every topic will be explained with real life examples, clear concepts, easy typed notes and simple diagram drawing tricks to make learning easier. And if you want to understand science better and score well in your exams, this channel is for you. So don't forget to subscribe, like, and share. Now let's start with Class 9 Science Chapter 1 Exploring. Chapter 1 Exploring. Let's get started. बच्चे चैप्टर 1 आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है और चैप्टर का नेम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस. ओके, इसमें हम साइंस को समझेंगे. साइंस की ओनली हमें स्टडी नहीं करनी है. ओके, साइंस को समझना भी है. मीन्स आपने अभी क्लास 8 तक साइंस की ओनली स्टडी की है, बट लेकिन आप साइंस के बेसिक भी अब क्लियर करेंगे. और ये चैप्टर आपका इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये चैप्टर आपको साइंस भी समझाएगा, साइंटिफिक थिंकिंग आपकी डेवलप करेगा और इसमें हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट भी सीखेंगे और अपनी क्लास 9th के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को भी प्रिपेयर करेंगे. तो बच्चे अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें ना ही तो साइंस पढ़नी है ना ही केमिस्ट्री पढ़नी है. हमें ओनली साइंस के बेसिक समझने हैं. मींस साइंस जो है हमारी वो होती क्या है. ओके, साइंस क्या होती है, हमें साइंस कैसे पढ़नी चाहिए, साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं. ओके, और किसी भी बात को सच मानने से पहले हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए और साइंस हमारे रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट होती है. तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट इज साइंस, साइंटिफिक थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस. बच्चे ये टॉपिक्स तो आपके साइंस की डेफिनेशन से ही मीन्स ये टॉपिक्स आपके साइंस की डेफिनेशन से ही लिंक कर रहे हैं बच्चे. और ये मॉडल्स, लॉज, थ्योरीज, प्रेडिक्शन एंड एस्टिमेशन, ठीक, इनका भी साइंस में क्या यूज़ है और ये साइंस से कैसे कनेक्ट हैं. ठीक, ये सभी टॉपिक्स आज हमें कवर करने हैं. ओके, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ साइंस से. व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर थ्रू ऑब्जर्वेशन, questioning, investigation, experimentation and evidence. ओके, मीन्स ये नेचर का एक सिस्टमेटिक वे है, ठीक, जिसे हम ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग से, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड एविडेंस से समझते हैं या सीखते हैं. देखिए, व्हाट इज़ साइंस के बाद मैं आपको साइंस जर्नी बताती हूँ. साइंस जर्नी में क्या है कि हम पहले क्यूरियोसिटी, ठीक है, क्यूरियोसिटी हमारे माइंड में आती है. दैन ऑब्जर्वेशन, हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है. अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, मीन्स जानने की इच्छा नहीं होगी, तो हम किसी चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करेंगे. ओके, तो पहले हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी, ठीक है, एक साइंटिस्ट के अंदर, ठीक है, या फिर एक साइंस स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी होती है जब भी वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उसे ध्यान से देखता है. ओके, नेक्स्ट फिर वो क्वेश्चंस, हमारे माइंड में फिर क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ भाई ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, इसका रीज़न क्या है. और उसके बाद फिर हम उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं. मींस हम उसमें है ना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है, हम उसमें सारा डेटा को कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई ये इसका रीज़न क्या है सब चीज़ों का होने का. एंड फिर लास्ट हम फिर एक एविडेंस पे पहुंच जाते हैं. एविडेंस मतलब अगर हमें उसका प्रूफ मिल जाता है, ठीक है, तो हमें हमारा रिज़ल्ट मींस हमारा आंसर या कंक्लूज़न निकल कर आ जाता है. ठीक है, ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से भी आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगी. देखिए, मैं आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल से बताती हूँ. एक एप्पल का एग्जांपल देकर, ठीक है, कि न्यूटन ने डिस्कवरी की थी कि एप्पल नीचे गिरता है. ठीक, उसके माइंड में क्यूरियोसिटी थी, ठीक, मतलब साइंटिफिक थिंकिंग थी
जिस वजह से उसने ये देखा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता, या कोई भी चीज़ है वो नीचे ही थ्रो होती है, वो ऊपर नहीं जाती है। तो उसका रीज़न हमें पता है कि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आई है। ओके, या कोई भी चीज़ वो नीचे आई है तो वो ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्शन है उसमें। ठीक है, तो ये क्या था, ये उस साइंटिस्ट के माइंड में एक साइंटिफिक थिंकिंग थी। ठीक है, जिससे कि उसने अच्छे से ऑब्जर्व किया एप्पल को, और फिर उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, फिर उसने इसका इन्वेस्टिगेशन निकाल कर उसके एविडेंस के बेस पर उसका कंक्लूजन निकाला। देखिए, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं प्लांट्स का। प्लांट्स बच्चे सनलाइट की तरफ बैंड होते हैं। ठीक, तो हमें ओनली ये नहीं मान लेना है कि हाँ ये ऐसा ही होता है। ओके, पहले हमने इसे ऑब्जर्व किया है। ओके, फिर इस पे हमने एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेशन किया, मीन्स, और एविडेंस के बेस पर हमने उसका करेक्ट रीज़न, ठीक है, आइडेंटिफाई किया। ठीक, कि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट की तरफ जो बैंड हो रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस की वजह से हो रहे हैं। ओके, तो ये हमारे माइंड में क्या है, साइंटिफिक थिंकिंग है। और ये कब डेवलप हुई? ठीक है, साइंटिफिक थिंकिंग जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी थी। ओके, तो बच्चे, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि क्यूरियोसिटी या फिर हमारे अंदर साइंटिफिक थिंकिंग होगी जब भी हम चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। ओके, सारे स्टेप्स हमारे जब ही आते हैं। लेकिन ऐसे हमें किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेना है, हमें उसका प्रूफ ढूंढना है, उसको ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, सारे स्टेप्स फॉलो करके जब हमें उसका प्रूफ देखना है। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको ठीक है इस साइंस को इसके बेस पे समझाए हैं। अब मैं ये स्टेप्स आपको और क्लियर करूँगी। ठीक, अलग अलग हम इन स्टेप्स को पढ़ते हैं। ओके, देखिए, स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक थिंकिंग से। साइंटिफिक थिंकिंग मैंने आपको बताया है, ये थिंकिंग बेस्ड होती है फैक्ट्स और एविडेंस पर। ठीक है, ओनली ब्लाइंड बिलीव करना नहीं होता है। तो मैं इसमें आपको नोट्स के लिए लिख देती हूँ कि थिंकिंग based on facts and evidence, not on blind belief। ठीक है बच्चे, हमें इसमें बिलीफ पर, ठीक, ओनली ऐसे बिलीफ नहीं करना है। साइंटिफिक थिंकिंग बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये क्या है, ये हमारे फैक्ट्स और एविडेंस पर ही बेस्ड होती है। ठीक है, साइंटिफिक थिंकिंग, हम कोई भी चीज़ को बिना बिलीफ के नहीं मान सकते इसमें। ठीक है, इस साइंटिफिक थिंकिंग में इसीलिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, जिसमें क्या होता है, साइंस स्टार्ट्स ही हमारी क्वेश्चन से होती है। जैसे व्हाई इज़ द स्काई ब्लू, ठीक, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। ओके, और ऑब्जर्व केयरफुली, ये भी मैंने आपको बताया था। एक तो आस्क क्वेश्चंस पूछना है, नेक्स्ट आपका ऑब्जर्व केयरफुली, हमें केयरफुली चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ओनली देखना नहीं, ध्यान से देखना होता है। ठीक, जैसे आपने देखा है डॉक्टर पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, या टीचर स्टूडेंट को ऑब्जर्व करती हैं, या साइंटिस्ट ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कलेक्ट एविडेंस। कलेक्ट एविडेंस बच्चे, जैसे पुलिस जो है, अगर आप पुलिस का एग्जांपल लो कि वो क्राइम सॉल्विंग के टाइम एविडेंस कलेक्ट करती है। ओके, सेम ऐसे ही साइंटिस्ट भी प्रूफ कलेक्ट करता है। ओके, तो साइंटिस्ट भी कलेक्ट कर रहा है प्रूफ को। ठीक, वो ऑब्जर्व भी कर रहा है केयरफुली। और टेस्ट आइडियाज़ क्या होता है, टेस्ट आइडियाज़ में बच्चे टेस्ट करना, माइनर पोर्शन पे टेस्ट करना। मींस जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो न्यू रेसिपी का। अगर आप न्यू रेसिपी बना रहे हो तो आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाकर पहले टेस्ट करोगे कि हाँ हमारे लिए, मतलब हमसे ये अच्छे से बन पाएगा कि नहीं बनेगा। ओके, फिर आप ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्वांटिटी लेकर फिर आप उसको बनाओगे। ओके, तो ऐसे ही हमें टेस्ट भी कुछ क्वांटिटी में लेकर, ठीक है, करना है। तो टेस्ट आइडियाज़, हम आइडियाज़ का टेस्ट करते रहते हैं, अभी ये आइडिया अपनाया, अभी दूसरा आइडिया। तो ऐसे हमारी साइंटिफिक थिंकिंग ग्रो होती है। ठीक, नेक्स्ट है ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये क्या होता है बच्चे,
इसमें कंक्लूजन ड्रॉ करना, ठीक है, फैक्ट्स के बेस पर अपना कंक्लूजन बनाना अपने माइंड में। मीन्स जैसे हम एग्ज़ाम में ओनली गैस नहीं चलता है कि हम एग्ज़ाम में गैस से हम अपना पूरा ना एग्ज़ाम दे आएंगे, नो, तो वो तो रॉन्ग होगा ना। गेस नहीं करना है ओनली बस हमने कर दिया कि सेम साइंटिस्ट भी आंसर सॉल्व करके कंक्लूजन तक पहुंचता है, ठीक है, फैक्ट्स या अपने आंसर सॉल्व करके तब कंक्लूजन तक पहुंचेगा। तो साइंटिफिक थिंकिंग में ये सभी स्टेप्स आते हैं आपके। नेक्स्ट है हमारा क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी बच्चे जानने की इच्छा, ओके, क्यूरियोसिटी मीन्स अ डिज़ायर टू नो मोर, ओके। एग्जाम्पल्स, वाई डू लीव्स टर्न येलो, लीव्स, ठीक है, अगर आप सोचें कि लीव्स येलो कैसे हो गई, क्यों हो गई लीव्स येलो, या वाई डज रेनफॉल, रेनफॉल क्यों हुआ, या हाउ इज़ अ रेनबो फॉर्म्ड, रेनबो कैसे फॉर्म्ड होता है। इन क्वेश्चंस के आंसर हो सकता है आपको पता हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये क्यूरियस माइंड में ही आते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक। जैसे कि येलो क्यों हो गई लीव, बिकॉज या तो वेदर कंडीशन की वजह से, वेदर चेंजेस की वजह से, ठीक, या फिर वो ओल्ड हो जाती है लीफ, तो वो ये रीज़न होते हैं, ओके। रेनफॉल क्यों होता है, रेनफॉल का रीज़न भी आपको पता है कि सन की हीट से जो वाटर वेपराइज होता है, ठीक है, फिर वो कूल होकर क्लाउड्स फॉर्म में आ जाता है, और क्लाउड्स फॉर्म के बाद फिर वो वाटर जब ज़्यादा हो जाता है तो रेन की फॉर्म में वो नीचे गिरता है, ओके, नीचे गिरता है, तो उससे होती है उससे रेनफॉल हो गया, ठीक है। लीव्स भी हमारी येलो हो गई। अब हाउ इज़ अ रेनबो फॉर्म, रेनबो कैसे फॉर्म्ड होता है ये भी आपको पता है होगा कि रेन की जो समझ लो जो टिनी ड्रॉपलेट्स होती हैं रेन की, ठीक है, रेन की टिनी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उन पर बच्चे जब सन रेज जाती हैं, ठीक है, तो वो 7 कलर्स में चेंज हो जाती है, 7 कलर्स में, ठीक है, टिनी ड्रॉपलेट्स पे जब सनलाइट जाएगी तो ये 7 कलर्स में चेंज हो जाएगी, तो ये रीज़न होता है रेनबो का, जिससे रेनबो फॉर्म्ड होता है। तो ये जो है बच्चे, ये कैसे माइंड में डेवलप होंगे, क्यूरियोसिटी के माइंड में, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके माइंड में जब भी आएंगे जब आपका माइंड क्यूरियस होगा। नेक्स्ट स्टेप बच्चे ऑब्जर्वेशन का आता है, और ऑब्जर्वेशन में साइंस हमारी स्टार्ट से ऑब्जर्वेशन से होती है, इन्वेस्टिगेशन से नहीं होती है। तो आप इसमें ये लिख भी सकते हो कि साइंस स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नॉट ओनली विद इन्वेस्टिगेशन। ओके बच्चे, तो ऑब्जर्वेशन, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज मॉर्निंग में रेन हुई थी या नहीं हुई, तो आप ये देखोगे कि रोड वेट है, ट्रीज वेट हैं, ये क्लाउड्स हैं या नहीं, ठीक, आप यही तो सब देखोगे बच्चे। तो हम अगर इन चीज़ों से हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ भाई रेन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको डिफाइन किया है कि ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है केयरफुली नोटिसिंग ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और चेंजेस यूजिंग आवर सेंसेस और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मैंने और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको पहले बताया है, जैसे एग्जाम्पल प्लांट का है कि प्लांट येलो हो रहा है, वो आपने ऑब्जर्व किया था, ठीक। और डॉक्टर जो है वो पेशेंट को पहले ऑब्जर्व ही तो करते हैं, उनका टेम्परेचर मेज़र करते हैं, ठीक, वो डायरेक्टली नहीं बता देते हैं कि हाँ भाई इसको इतना फीवर होगा, मेज़र करना पड़ता है ना अपनी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मेज़र करें या फिर किसी भी चीज़ से हमें बच्चे उसको ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। एक देखिए गुड ऑब्जर्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही होती हैं कि केयरफुल नोटिस करना, एक्यूरेट देखना, ठीक, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कैन बी रिपीटेड, ठीक, उसको रिपीट करते रहना बार बार, ठीक है, कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जर्वेशन क्या है, केयरफुल, ठीक है, कि हमने जल्दी से देखिए बस ये नहीं बोल दिया कि प्लांट्स तो ड्राई हो गई हैं, ठीक है, लेकिन हमें बाद में ये पता चलता है कि प्लांट्स ड्राई नहीं हुई हैं, वो तो न्यू लीव्स भी उसमें आ रही हैं। तो केयरफुली हमें नोटिस करना है किसी भी चीज़ को, ओके। और एक्यूरेट देखना है मीन्स जो देखा है वही लिखना है, हमें एक्यूरेट लिखना है, ओके। ग्रीन है तो ग्रीन ही लिखना है, ठीक। बेस्ड ऑन फैक्ट्स बच्चे,
मतलब हमें गैस नहीं करना है, फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए हमारा, ठीक है। ऐसे नहीं कि शायद या लगता है, नो, इनका यूज़ नहीं करना है। फैक्ट्स पे जो हमारा एविडेंस निकला है उसी पर ही बेस्ड, ठीक है, फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए। और कैन बी रिपीटेड, ठीक है, ठीक, रिपीट करके देखते रहना, ठीक। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, ठीक। इन्वेस्टिगेशन भी करना मतलब हमने पहले ऑब्जर्व किया, फिर हमने उसको रिपीट किया, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन निकालना, ठीक है। बार बार मतलब स्टूडेंट्स बार बार रिपीट करके देखें कि हाँ हमारा आंसर करेक्ट आया है कि नहीं आया है। हाँ, और ये लाइन आपको याद रखनी है कि ऑब्जर्वेशन कम बिफोर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बच्चे इन्वेस्टिगेशन से पहले आता है। इन्वेस्टिगेशन आप जब ही करते हो जब आप ऑब्जर्व कर लेते हो किसी भी चीज़ को। एंड बच्चे लास्ट स्टेप है हमारा एविडेंस। एविडेंस में बच्चे क्या होता है, एविडेंस इज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, ठीक। इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट करी है किसके थ्रू, थ्रू ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट्स। ये तीन चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, ठीक है। और आपकी डेट सपोर्ट्स अ साइंटिफिक कंक्लूजन, ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं साइंटिफिक कंक्लूजन में भी। तो ये आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है बच्चे, इनके थ्रू है ना, वही एविडेंस है। एविडेंस मतलब एक प्रूफ, आपको प्रूफ मिलना चाहिए, ठीक है, कि आपने जो करा है वो प्रूफ है इस चीज़ का या नहीं, आपको प्रूफ मिला या नहीं मिला है। तो एविडेंस सबसे मेन और लास्ट स्टेप है, ठीक। लास्ट में आप कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे, साइंटिफिक कंक्लूजन तक हम पहुंच जाते हैं। अब हमें पढ़ना है बच्चे साइंटिफिक मॉडल्स। साइंटिफिक मॉडल्स है ना इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके बच्चों, इस टॉपिक में क्या है आप देखिए, मॉडल्स हेल्प अस अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स और प्रोसेसेस दैट आर टू लार्ज, टू स्मॉल और डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व डायरेक्टली। मॉडल्स बच्चे हेल्प करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स या प्रोसेस को समझाने में, जो बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे होते हैं ना, जैसे बहुत बड़ी चीज़ें हैं या बहुत छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, एटम जितनी छोटी, ठीक, सेल जितनी छोटी, इतनी छोटी चीज़ों को क्या हम डायरेक्टली समझा सकते हैं? नहीं। जैसे हम सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो सेल को माइक्रोस्कोप से दिखा के उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं या डायग्राम बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाना या हम मॉडल्स यूज़ करते हैं, उसके मॉडल यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम मॉडल्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स या प्रोसेस को समझाते हैं। आपके एग्जांपल्स इसमें ग्लोब, सोलर सिस्टम मॉडल, ठीक है, सोलर सिस्टम मॉडल जो होता है वो, या सेल मॉडल आपने देख लिया। तो कोई भी बड़ी चीज़ या छोटी चीज़ होती है बहुत माइनर, ठीक है, उनको हमें डायरेक्टली हम नहीं दिखा सकते क्लास में हम डायरेक्टली नहीं ला सकते, अर्थ को नहीं ला सकते, सोलर सिस्टम को हम क्लास में नहीं ला सकते हैं। तो इन्हें समझाने के लिए हमें उनके मॉडल बनाने पड़ते हैं। हम उसके मॉडल बनाएंगे, दैन वो बच्चे अच्छे से समझेंगे उनको, ठीक है। मॉडल्स अच्छे होने चाहिए जिनके थ्रू बच्चे ईजिली उन्हें समझ पाएँ, कोई भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे मैथमेटिक इन साइंस। साइंस में मैथमेटिक्स का बहुत यूज़ है, ठीक है। वाई मैथमेटिक्स मेक्स मेजरमेंट एक्यूरेट, ओके, मेजरमेंट करने में, एक्यूरेट मेजरमेंट्स में हम यूज़ करते हैं मैथ्स का। हेल्प्स कंपेयर रिजल्ट्स, कंपैरिजन करने में, ठीक। एक्सप्रेस साइंटिफिक आइडियाज़ क्लियरली, ठीक। एग्जाम्पल जैसे स्पीड, टेम्परेचर, डिस्टेंस और मास, ये सभी चीज़ें हमें, ये सब जो है ये हम मैथ से ही तो करते हैं। अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, टेम्परेचर करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस या मास कैलकुलेट करना है, सभी चीज़ों को जो कैलकुलेशन होता है वो मैथ्स में ही होता है। तो साइंस में मैथ्स का भी बहुत यूज़ है जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स किसी भी चीज़ का एक मेज़रमेंट बताते हैं, एक एक्यूरेट मेज़रमेंट, ठीक है। जैसे वो आपको ये बताएंगे कि अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो आपको है ना 5 ml लेनी है या 10 ml लेनी है, कितनी मेडिसिन लेनी है आपको, वो ये नहीं बताएंगे कि आप थोड़ी मेडिसिन ले लीजिएगा,
ठीक है, वो मेज़रमेंट बताएंगे उसका पूरा। तो इसमें भी हमारा मैथ्स का यूज़ है ना। तो ऐसे ही मैथ्स का यूज़ बहुत चीज़ों में होता है, ठीक है। तो मैथ्स जो है बच्चे वो साइंस में बहुत हेल्प करती है। ओके, या बॉडी टेम्परेचर को हमें मेज़र करना है, बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करना है, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो वो कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये टेम्परेचर मेज़र करा जब हमने निकाला कि हाँ हमारा टेम्परेचर करेक्ट है। कंपेयर रिजल्ट्स को कंपेयर करने में भी, जैसे आप टेम्परेचर को कंपेयर कर सकते हो, स्पीड को कंपेयर कर सकते हो, डिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। या साइंटिफिक आइडियाज़ जो है ना उनको क्लियरली एक्सप्रेस करने में, साइंटिफिक आइडियाज़ आप जो भी कर रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है, ये साइंटिफिक आइडियाज़ हैं, इनको एक्सप्रेस करने में हम मैथ्स का यूज़ करते हैं। या आप ये कह सकते हैं बच्चे कि मैथमेटिक्स साइंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज, मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस, लैंग्वेज ऑफ साइंस, आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि मैथ्स की हेल्प से ही हम साइंस में मेजरमेंट्स, कैलकुलेशन को एक्यूरेट बनाते हैं। ओके, तो कंपैरिजन में, मेजरमेंट में साइंस का यूज़ के साथ साथ मैथ्स का भी यूज़ होता है।